नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आशियाना के इस अगले एपिसोड में। आशियाना में हम रियल एस्टेट से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को टच करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे होम इंश्योरेंसेस के बारे में या इंश्योरेंसेस के बारे में इन जनरल। कनाडा में घर खरीदने वक्त आपको इंश्योरेंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज घर आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है अरविंद पाल सिंह जी को। आपका बहुत स्वागत है फिर से। अरविंद पाल सिंह जी हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन गए ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के लिए। पता नहीं कितनी नॉलेज है इनके पास और कैसे ये मैनेज करती हैं इतनी इन्फॉर्मेशन, बट आज हम इनसे अच्छे से समझेंगे कि इंश्योरेंसेस क्या रोल प्ले करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और होम इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए। तो अरविंद जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि मॉर्गेज इंश्योरेंस या मॉर्गेज प्रोटेक्शन या लाइफ इंश्योरेंस, मेरे को तो सभी एक जैसी लगती हैं, तो क्या इनकी डिफरेंसेस हैं, क्यों चाहिए होती है हमें इंश्योरेंस? ठीक है, तो डिस्कशन में सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच ना, आपका शुक्रिया। और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ सभी के लिए कि मैं ना तो कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और ना ही होम इंश्योरेंस का कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो भी हमारी जो डिस्कशन आगे होने वाली है दैट्स मोर बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस या जो एक्सपोजर है इस चीज़ का। तो जो एक्चुअल जो आपको गाइडेंस चाहिए तो देन यू शुड कनेक्ट विद द एक्चुअल इंश्योरेंस एडवाइज़र या बैंक या सब लोगों को। तो कमिंग बैक, जो आपका है कि अलग अलग इतनी इंश्योरेंस है, राइट। तो इंश्योरेंस तो इतने मतलब अलग अलग नाम हमें सेम ही लगते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने दो नाम लिए अभी, राइट। मॉर्गेज इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मॉर्गेज डिफॉल्ट इंश्योरेंस है, कॉन्डो इंश्योरेंस है, राइट, टेनेंट्स इंश्योरेंस है, होम ओनर्स है, फायर है, टाइटल है, लाइक इन सभी के अलग अलग पर्पसेस हैं जी। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इंश्योरेंस का पर्पस क्या है। हाँ जी। सो बेसिकली ये जो है एक रिस्क ट्रांसफर स्ट्रेटजी है। हाँ जी, कि अगर मैं होम बायर हूँ, मुझे कोई अकस्मात कोई खर्चा पड़ रहा है, हाँ जी, तो वो उस रिस्क को हम इंश्योरेंस एजेंसी पे ट्रांसफर कर देते हैं। करेक्ट। सो रिस्क ट्रांसफर स्ट्रेटजी में अगर जो भी को रिस्क है जी, वो अगर मटेरियलाइज होता है तो जो रिस्क जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका रिस्क कवर करती है, राइट। तो उनके पास अलग अलग बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि ऐसी हैपनिंग्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट। उन्होंने अपनी रिसर्च कर रखी होती है, पूरे उन्होंने किया होता है। सो इसमें अभी जो बात अगर शुरू करते हैं, सबसे पहले जब भी कोई घर लेते हैं तो बात आती है टाइटल इंश्योरेंस की। हाँ जी, बल्कि टाइटल इंश्योरेंस वो चीज है जिसमें जो होम ओनर है, होम बायर है, राइट जी, वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो उनके कोई लैंड के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट तो नहीं है जी, कोई मॉर्गेज लेन्स वगैरह तो नहीं है जी, उसके टाइटल को कोई खतरा तो नहीं है। करेक्ट जी। टाइटल में जो डिफेक्ट है उसको उसका रिस्क कवर करने के लिए टाइटल इंश्योरेंस है इन केस, राइट। और इसमें बेसिकली जो वकील है, वकील ही होम बायर से पूछते हैं कि आपको क्या करना है, लैंड सर्वे सर्टिफिकेट लेना है, ये करना है। अच्छा, तो दोनों में डिफरेंस होता है? हाँ, लैंड सर्वे सर्टिफिकेट तो एक सर्टिफिकेट आ गया, राइट, कि आपकी प्रॉपर्टी लाइन कौन सी है, कितनी है। करेक्ट। जैसे मैनिटोबा में जो लैंड टाइटल ऑफिस है जी, उनके पास हर एक लैंड की, हर घर की पूरी उनके पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। हाँ जी। तो सर्वे सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन दैट्स नॉट गुड इनफ। या उससे तो सिर्फ आपको ये पता लगा ना कि आपके जो लैंड का पार्सल है उसके पेरीमीटर्स कौन से हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, लैंड में जो अलग अलग जो 4-5 जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो कौन से हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई आपके जो पड़ोसी ने, है ना, 1 इंच या 1 फुट जगह एनक्रोच कर रखी है, फेंस लगा रखी है जी, उसका हमें आइडिया नहीं लग पाएगा जी। कई बार घर बहुत पास होते हैं, छत ऊपर से लीन कर रही होती है दूसरे की प्रॉपर्टी में। हाँ जी। जैसे आपने कहा कईयों का ड्राइववे जो है आपके प्रॉपर्टी लाइन के ऊपर आ गया होता है। करेक्ट। तो या फिर कई बार जैसे आपने कहा कि फेंस जो है वो आपकी प्रॉपर्टी लाइन पे है। Correct. तो वो चीजें
सर्वेयर नहीं बता पाएगा आपको। वो उसमें भी गलती हो सकती है जी, राइट। जी। लेकिन ये जो टाइटल इंश्योरेंस है जो वकील आपके लिए लेके देंगे, इट्स अ वन टाइम एक्सपेंस जी। और वो करने से क्या होगा कि वो आपके सारे जो टाइटल के रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस हो गई, कवरेज हो गया। ठीक है, right? ठीक है। तो इसमें ये भी कवर होता है कि अगर सपोज उस लैंड पर किसी का कोई पुश्तैनी हक हो, हाँ हाँ है ना, मतलब कि हमने कोई घर खरीदा, पुराना घर है, तो वो किसी ओल्ड कपल ने फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है ना, तो उसका कोई और इनहेरिटेंट, मतलब किसी की और परिवार में बोलें कि हमारी भी इनहेरिटेंस बनती है इसमें, तो उसके अगेंस्ट भी इसको कवरेज मिलती है टाइटल इंश्योरेंस। मेरे ख्याल इट्स मोर ऑफ के जो टाइटल के जो डिफेक्ट्स हैं राइट जी। या ओके अगर हम लेंगे कि जो एग्जिस्टिंग होम्स वाली बात है राइट, हाँ जी। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी एक फ्रॉड के बारे में पढ़ा था रिसेंटली, लाइक एक्चुअली पिछले हफ्ते ही right? तो उसमें जो कुछ लोगों ने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग जो होम ओनर्स थे राइट, उनके जिन्होंने मॉर्गेज पे ऑफ कर रखी थी राइट, उसके अगेंस्ट उन लोगों ने क्या किया, फ्रॉडस्टर ने कि एक स्कैम कर दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर ली जी। और उस घर के अगेंस्ट जाके दूसरी मॉर्गेज ले ली। ओ ओके राइट और पैसे लेके भाग गए वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। और जब ये जो ओरिजिनल होम ओनर्स हैं उनके पास जो फर्स्ट पेमेंट जो मिस हो गई उसकी नोटिफिकेशन आई, तब इनको समझ में आया कि ये क्या हो गया। हाँ जी। तो सो दैट इज वेयर टाइटल इंश्योरेंस आल्सो कम्स इनटू प्लेस। सो आपके टाइटल के अगेंस्ट कोई फ्रॉड ना हो सके। करेक्ट। उन्होंने क्या किया, लैंड ही अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया जी, लैंड टाइटल राइट, एनीथिंग रिलेटेड टू द लैंड टाइटल, वो सारी चीजें इसमें कवर हो गई। तो ये काफी महंगी होती है। नो ये तो देखिए जो वकील के एक्सपेंसेस में मेरे ख्याल $350 के आसपास हो जाती है। जब आप लाखों का घर खरीद रहे हैं, जैसे 5 लाख का घर लिया हाँ राइट, उसमें अगर आपने $350 देकर या जो भी इसका एक्सपेंसेस है राइट, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट राइट, लेकिन इतनी कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है और दैट इज वन टाइम इंश्योरेंस, वन टाइम ओनली, आपको बार बार नहीं इनकर करना पड़ता है। नो बस एक बार कर दिया और ये जो चीज है घर की क्लोजिंग कॉस्ट में ही कवर हो गई। ठीक है, सो यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ठीक है जी। तो इसके अलावा तो ये तभी ली जाती है जब आप घर खरीदते हैं, जब घर बाय करना है राइट, तो उस समय लेनी चाहिए। उसके बाद भी ली जा सकती है। उसके बाद भी ली जा सकती है राइट, जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक हालांकि है। इतना कॉमन नहीं है लेकिन कुछ लोग मतलब इस नजर में आए कि वो लेते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज आपने देखी होगी, जब भी अगर आपने एज ए रियल्टर राइट, हाँ जी। यू आर वेरी एक्टिव एज ए रियल्टर राइट, तो उसमें जब भी घर की पोजेशन होती है जी, तो होम ओनर जो है चाबी लेने के पहले उनको फायर इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई वाज गोना कम टू दैट कि जब तक वो इंश्योरेंस आपकी नहीं होती है, आपको चाबी नहीं मिलती है, Correct. और लेंडर आपके लिए वो पैसा सेलर को ट्रांसफर नहीं करते हैं। करेक्ट राइट। सो फायर इंश्योरेंस जो है, सो बेसिकली जो प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस जो जिसमें हम बोल देते हैं, हाँ जी। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में जो फायर इंश्योरेंस जैसे कि नाम ही बता रहा है कि अगर घर को आग लग गई तो उसको वो वाला रिस्क कैसे कवर होगा। हाँ जी, राइट जी। सो वो जो चीज है बिफोर गेटिंग द पोजेशन, बिफोर गेटिंग द कीज, जी। वो फायर इंश्योरेंस पक्का लेनी ही है, लेनी पड़ती उसकी है। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। उसके बिना आपको चाबी नहीं मिलेगी होम के बिना बाय। चाबी नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गई टाइटल इंश्योरेंस और Fire फायर insurance, इंश्योरेंस। इसके अलावा भी कुछ इंश्योरेंसेस हैं बहुत जो है। कि बायर को लेनी चाहिए या लेने के लिए अवेलेबल हैं। करेक्ट, मैं वही हाँ। वो सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा था जी, कि पहले वो दो चीजें हो गई हमारी जी। राइट, टाइटल इज क्लियर, फायर इज क्लियर। जी, अभी जब मॉर्गेज मिलती है लोगों को राइट, जी, तो बैंक वाले क्या करते हैं, मॉर्गेज इंश्योरेंस ऑफर करते हैं बैंक वाले मॉर्गेज इंश्योरेंस देते हैं। जी, राइट। मॉर्गेज इंश्योरेंस का मतलब है वो एक्चुअली जैसे कि अगर 25 इयर्स का अमोर्टाइजेशन पीरियड है, हाँ जी, ठीक है, उस पीरियड के हिसाब से वो बोलेंगे टर्म पॉलिसी ले लो। टर्म पॉलिसी ले लीजिए जो कि एक सर्टेन टर्म की हो। हाँ, 25 साल की टर्म हो गई। तो वो 25 साल में इनका क्या हुआ, दैट्स मोर ऑफ ए व्हाट दे कॉल टेक्निकली डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। अच्छा जी, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस मतलब है डिक्रीजिंग बेनिफिट। डिक्रीजिंग बेनिफिट के डिक्रीजिंग टाइम। डिक्रीजिंग बेनिफिट, अच्छा जी, ठीक। अगर 5 लाख का घर लिया है मतलब और उसके ऊपर उन्होंने जो टर्म इंश्योरेंस ली है, जी, जी, और हमें लगता है कि हाँ ठीक है 25 साल में जो अमाउंट कम होता जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कम होते जाएगा राइट। जी, जी, सो शुरुआत में जो रिस्क है कंपनी के लिए वो 5 लाख का है। हाँ जी, गोइंग फॉरवर्ड वो रिस्क जो है कंपनी के लिए कम होते गया।
क्योंकि आपके पैसे पे ऑफ हो रहे हैं, Correct. बिल्डिंग योर एक्विटी। Right? हाँ जी। So interest पे होते गया, प्रिंसिपल पे होते गया, जी, जी। वो जो मॉर्गेज बैलेंस है वो कम होते जा रहा है। हाँ जी। सो अगर आज की डेट में 5 लाख लिया है मॉर्गेज किसी ने, जी। 10 साल के बाद अमाउंट तो और भी कम हो गया, बिल्कुल हुआ। 20 साल के बाद और भी कम हो गया, राइट? जी जी सो दैट इज वाई उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। जी उसमें जो मजे की बात यह है, जी। हालांकि रिस्क कंपनी के लिए कम हो रहा है। डिक्रीज होते जा रहा जी। है, लेकिन प्रीमियम सेम है। ओ अच्छा। जो शुरुआत में था वही आगे 25 साल तक देना पड़ेगा, जो प्रीमियम आपने शुरुआत में शुरू किया। शुरुआत में, जी राइट? जी नॉर्मली अगर देखिए, लॉजिकली देखेंगे, अगर हमारा बेनिफिट कम होते जा रहा है तो जो प्रीमियम की कॉस्ट भी कम होना जाना चाहिए। राइट? जी जी लेकिन उन्होंने जो कैलकुलेशन कर रखी है, शुरुआत में ही वो ज्यादा प्रीमियम ले लेते हैं जी। और वही कंटिन्यूसली आगे देना पड़ता है उनको। प्रीमियम नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन बेनिफिट कम होते जा बेनिफिट कम होते जा रहा है। रहा है। जी एंड नॉट टू फॉरगेट, मॉर्गेज इंश्योरेंस कवर्स ओनली द हाउस, ओनली द मॉर्गेज, हाँ जी। राइट? सिर्फ जी। मॉर्गेज कवर। हाँ, मान लीजिए अगर वो पार्टी डिसीज हो गई है, डेथ हो गई है, जी तो जो बेनिफिट मिलेगा वो सीधा बैंक को मिलेगा। जी। जो बैलेंस अमाउंट है हाँ मॉर्गेज जी। का, वो सारा अमाउंट जो है बैंक को मिल जाएगा, तो बैंक की बकाया पेमेंट उनको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। राइट? राइट। हाँ। सो जो इसमें समझने वाली बात यह है कि डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है हाँ जी। और उतने पीरियड के लिए रिस्क कवर किया हुआ है, राइट राइट। बैंक कवर हो रहा है, बंदा नहीं कवर हो रहा है इसमें, राइट? होम ओनर नहीं कवर हो रहा है। हाँ, होम ओनर की डेथ हो गई तो बैंक कवर हो गया। जी जी एंड जो पेमेंट है, प्रीमियम पेमेंट है, गैस करें वो कौन दे रहा है? होम ओनर दे रहा है, लेकिन पैसे बेनिफिट जो है वो बैंक कवरेज उसको हो रही है। जी ऑन द अदर हैंड, जिसमें बहुत एक सटल पॉइंट है, दैट्स मोर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, जी राइट? तो मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना चाहूंगा। जी लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, वही, अब एक सिचुएशन थी, हमने मॉर्गेज इंश्योरेंस लिया 5 लाख की, जी। दूसरी सिचुएशन है लाइफ इंश्योरेंस लिया 5 लाख की, हाँ जी। ठीक है? ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स एज, स्मोकिंग स्टेटस, जेंडर, राइट? राइट। तीनों जो, या हेल्थ हिस्ट्री है, देयर आर सम फैक्टर्स जिसके बेस पर ये सारी चीजें होती हैं, प्रीमियम जी। उसका कैलकुलेट होता है, जी राइट? जी। तो 5 लाख की उस होम ओनर ने पॉलिसी ली। राइट। नाउ लुक एट द सिचुएशन, मॉर्गेज जो है वो कम होती जा रही है, जी राइट? शुरुआत में अगर 5 लाख की मॉर्गेज थी, लेकिन अभी कम होते होते 1 लाख रह गई है, हाँ जी। राइट? तो अगर उस आदमी की डेथ हो जाती है, उस पार्टी की, तो 1 लाख जो है वो चला गया बैंक को, चला गया जो Lender बैलेंस को, है, हाँ जी, लेंडर हाँ। को चला गया। जो बाकी जो 4 लाख है, दैट कम्स टू द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी। Right? ठीक है जी। सो बेनिफिशियरी, इट्स अप टू द बेनिफिशियरी हाउ टू यूज दैट अमाउंट। जी मैं तो बोलूंगा चाहे अगर 1 लाख उसको बैंक को नहीं भी देना ना, वो भी बेनिफिशियरी के हाथ में है, जी जी। राइट? क्योंकि उसे 5 लाख का जो डेथ बेनिफिट अमाउंट है वो मिल गया। हाँ जी। तो करते करते 1 लाख उसने बैंक को दिया, बाकी जो उसकी ऑब्लिगेशन, जो क्लोजिंग एक्सपेंसेस हैं, जो जिसे हम फाइनल एक्सपेंसेस बोलते हैं पार्टी के, वो चीजें कवर हो गई, राइट? सो इसमें जो अलग एक पॉइंट और मैं रेज करना चाहता हूँ, बेनिफिशियरी इसमें कौन सा हुआ लाइफ इंश्योरेंस में? जो फैमिली जो मेंबर है या फैमिली जो भी मेंबर्स है। हाँ जी, जो पीछे रह जाते हैं। मॉर्गेज इंश्योरेंस में कौन था? बैंक, हाँ जी। राइट? हाँ जी। सो इन अदर वर्ड्स, बेनिफिशियरी की हमने डिस्टिंक्शन कर ली। राइट। हु इज द ओनर ऑफ द पॉलिसी? इन द मॉर्गेज इंश्योरेंस, बैंक इज द ओनर, जी। लेकिन इन द लाइफ इंश्योरेंस The the benefit buyer the of policy owner is the owner, जी जी। राइट? चाहे वो जिसने पॉलिसी बाय की है वो हो सकता है, या anybody in the family, whoever। यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि अगर सपोज मैं लाइफ इंश्योरेंस मैंने ली है 5 लाख की, तो ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम अगर मैं घर चेंज करती हूँ, हाँ हाँ, तो वो मेरी कवरेज दोबारा फिर चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Correct. कोई भी घर हो, It's 5 लाख के लिए मैं कवर्ड हूँ, that's correct, राइट? right? और लेकिन अगर आप होम इंश्योरेंस लेते हैं, मोर्गेज इंश्योरेंस लेते हैं, दोनों अलग चीजें हैं। होम इंश्योरेंस अलग है, सॉरी मोर्गेज इंश्योरेंस अगर हाँ। आप लेते हैं बैंक से, तो वो एक स्पेसिफिक घर के साथ होती है, राइट? इट्स नॉट पोर्टेबल। इट्स मोस्ट ऑफ टाइम जो मुझे मालूम है कि वो पोर्टेबल नहीं है, राइट? लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो इंसान के ऊपर है। या डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू हैव, राइट इवन आपके जो बेनिफिशियरी भी चेंज कर सकते हैं, जी। राइट? जो इंश्योर्ड है वो भी ये चेंज कर सकते हैं। राइट राइट। यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है जी। कि आप जो चेंज करना चाहे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
एक बात और पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर सपोज एक एक यंग इंसान है हाँ वर्सेस somebody who's a little bit older, हाँ जी। शायद उनको कोई मेडिकल इश्यूज भी हों, हम्म। तो ऑब्वियसली प्रीमियम अमाउंट में डिफरेंस हो जाता है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, राइट? या तो डू यू थिंक कि जो लोग थोड़े ओल्ड हैं उनको मॉर्गेज इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए या उनको भी लाइफ इंश्योरेंस ही लेनी चाहिए? विल दैट बी बेनिफिशियल फॉर देम कंपैरेटिवली? तो पॉइंट जो है, जो मुद्दा है, हम क्या कवर करना चाहते हैं? जी क्या हम लाइफ को कवर करना चाहते हैं या मॉर्गेज को कवर करना चाहते हैं, राइट? जी जी सो रिगार्डलेस ऑफ द एज, अगर तो हमारा रिस्क कवरेज का इशू है हो हाउस, राइट, तो ठीक है, वो वाली इंश्योरेंस लेनी चाहिए हमें, जी right? जी बट नॉट टू फॉरगेट द पॉइंट व्हाट यू रेज्ड कि डिपेंडिंग ऑन द एज, जी जी राइट, एज एंड लाइफ health. एंड हेल्थ फैक्टर्स, जी जी शुरुआत में जो है, अगर ऑलरेडी होम ओनर की एज ही या 25 के बीच में है, तो तो प्रीमियम उनको कम बहुत ही होगा, अच्छी पॉलिसी मिल जाएगी। उनको सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज करेक्ट, और पोर्टेबल पॉलिसी मिल जाएगी। दे शुड इमीडिएटली गो फॉर द लाइफ इंश्योरेंस, नॉट Life इवन द in- टर्म इंश्योरेंस। जी जी, उनको सही लाइफ इंश्योरेंस लेके और वो जो जितने घर खरीदे कवर्ड हो जाएंगे, उसमें सारे कवर होते जाएंगे, right? मैक्सिमम कवरेज लेके और चीप में मिल जाएगी बिकॉज दे आर सो यंग करेक्ट, एंड मे बी दे डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज, तो और भी अच्छी बात और है। भी अच्छी बात है। जी जी नो ऑन द अदर हैंड, अगर जो एज्ड होम ओनर है, जी राइट, जी, उनकी तो जो टर्म इंश्योरेंस है वही बहुत कॉस्ट प्रोहिबिटिव होंगी अच्छा जी ना। अगर देखें कि $5,000 महीने का, साल का देना है, जी राइट, तो वही काफी बड़ा अमाउंट हो गया। और अगर हम बोलें कि 60 साल की एज हो गई है, हाँ जी, और वो अगर $10,000 जो है इंश्योरेंस का ही दे रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस का, दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज नंबर। दैट्स और ट्रू इतना नंबर हो जाता है, जी ये मैं जी नंबर बना नहीं रहा हूँ, बल्कि इससे जी भी ज्यादा नंबर हो जाते हैं। जी, क्योंकि दवाइयाँ होती हैं एंड ऑल दैट, Health history है। कई हिस्ट्री से रिलेटेड, हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड हाँ। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उनको फिर? सो लाइक आई सेड, क्या हम रिस्क कवर करना चाहते हैं, जी right? जी तो जो एज्ड होम ओनर है, जी उनके लिए अगर उन्होंने देख ही लिया है कि अगर हमें 5 साल के अंदर कवर कर लेना चाहिए, तो 5 साल की टर्म इंश्योरेंस ले लें, ठीक है जी, ठीक है जी, राइट? ठीक क्योंकि है। उससे क्या होगा, एटलीस्ट वो वाला रिस्क कवर हो गया। अगर वो मैरिड हैं, मैरिड में मैरिड लाइफ में एक पार्टनर चला गया, तो दूसरे के सर के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा मॉर्गेज का, एटलीस्ट, मॉर्गेज का नहीं राइट? होगा, लाइक वी अंडरस्टैंड कि जो आदमी चला गया उसका तो लॉस नहीं कवर हो सकता, लेकिन लेकिन एटलीस्ट financially- फाइनेंशियल गेन जो है या जो मेंटल ट्रॉमा है, वो कुछ समय के लिए वो टेक केयर हो जाता है। जी। तो जब आपने ये बात की कि अगर पार्टनर चले गए हैं, लाइक पार्टनर गेट इज डिसीज्ड, तो इन दैट सिचुएशन दे वुड हैव बॉट लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस फॉर बोथ द पार्टनर्स? दोनों के। हाँ जी तो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, हालांकि हाँ। मैं फिर से मैं डिस्क्लेमर डालूंगा इसमें जी कि मैं कोई इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूँ, जी राइट? लेकिन जहां तक मैंने इस चीज की स्टडी की है, जी तो उसमें क्या है, जैसे जो कपल्स में फर्स्ट टू डाई एंड लास्ट टू डाई, हाँ वो जी। 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं, अच्छा, राइट? फर्स्ट टू डाई उन लोगों के लिए अच्छी हैं जिनकी इनकम कम है, फर्स्ट टू डाई जिनकी इनकम कम है, जी जो अभी शायद लाइफ की शुरुआत में ही है, जी जी जी, right? ठीक है तो फर्स्ट टू डाई अगर एक चला गया, तो एटलीस्ट दूसरी पार्टी को वो वाला मॉर्गेज का खर्चा निकल गया, जी वो पे ऑफ हो गया। जी दूसरी चीज जो है, जो लास्ट टू डाई है, दैट इज मेनली फॉर द पीपल हु वांट टू बिल्ड सम एस्टेट, ठीक जो है कुछ लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो कुछ लोगों के पास कॉटेज है या 10-15 घर हैं, राइट? हाँ जी हाँ तो जी, वो अपने वो सारी जो लेगेसी है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को या अपने स्पाउस को पास ऑन करना चाहते हैं। राइट, उनके लिए लास्ट टू डाई वाली ऑप्शन ज्यादा अच्छी है। ठीक है जी, सो इट्स मोर ऑफ अ डेफरल स्ट्रेटेजी फॉर देम। ठीक है। तो एक बार बातचीत हम जब कर रहे थे, तो आई थिंक आपने कुछ ऐसा भी समझाया था कि एक होती है डिफॉल्ट वर्जन के लिए मॉर्गेज, वो बिल्कुल अलग है, हाँ जी, वो अलग yeah, चीज I'll come है। to that, yeah. ठीक है जी। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस केवल होम बायर्स ही ले सकते हैं? डू यू थिंक कि जो लोग रेंट कर रहे हैं, टेनेंसी में हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको भी लेना चाहिए? बकायदा बिल्कुल, जी। बल्कि इसमें तो मैं जैसे अपने पॉइंट जोड़ा है टेनेंट्स का, राइट? जो भी टेनेंट हैं उनको इंश्योरेंस लेनी चाहिए, टेनेंट इंश्योरेंस। जी उसकी एक एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको अभी बैठे बैठे, कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ साउथ में, जी वहीं पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में किसी का घर में उनके किचन काउंटर में आग लग गई,
जी। बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, राइट। राइट। और उनका अचानक से $15,000 का, जो मैनेजमेंट कंपनी थी उन्होंने बोला कि $15,000 का खर्चा होगा जी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने। जी। तो अभी इमेजिन कि जो ऑलरेडी जो $1,000 के खर्चे पर रह रहे हैं, राइट। तो $15,000 बस फिक्स करके और साथ में उसे वैकेट भी करना पड़ेगा, राइट। सो ऑलरेडी अचानक से खर्चा आ गया उनके ऊपर, राइट। अगर उनके पास टेनेंट इंश्योरेंस होती तो ये वाले दिन देखने ना पड़ते। दैट्स ट्रू। तो इवन अगर आप रेंट कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती होगी रेंट करते करेक्ट, वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती जी। और बल्कि टेनेंट इंश्योरेंस में टेनेंट्स के जो बिलोंगिंग्स है वो भी कवर होते हैं, जो जी। अगर प्रॉपर्टी को डैमेज होता है वो चीजें भी कवर हो जाती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, हाँ जी, जो दूसरी है लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस, जी तो अगर एज ए लैंडलॉर्ड मेरे पास अगर कोई घर है, मैंने जी। टेनेंट्स रखे हुए हैं, जी, तो मुझे भी वो लैंडलॉर्ड वाली इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए, होम ओनर इंश्योरेंस वाली। ठीक है। उससे क्या हुआ, अगर प्रॉपर्टी को भी डैमेज होता है या टेनेंट को डैमेज कर जाते हैं, राइट। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा हमें बहुत सुनने में मिलता है। आज भी मेरे किसी फ्रेंड से बात हो रही थी, उनकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी थी, हाँ। और उन्होंने किसी पे विश्वास करके प्रॉपरली किसी को रेंट कर दी। तो कहते कि हमें 7-8 महीने तो अच्छे से रेंट आता रहा। फिर जब दूसरे तीसरे महीने रेंट नहीं आया तो उन्होंने कांटेक्ट किया अपने टेनेंट को, तो वो कहते कि नहीं मैं इकट्ठे भेज दूंगा जी, मैं भेज दूंगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने रियलाइज किया कि जो है वो बिल्कुल फोन भी आंसर करना बंद कर दिया। अच्छा। टेनेंट ने। तो वो देखने चले गए अपनी प्रॉपर्टी, और जाके उन्होंने देखा कि टेनेंट ने एक तो वो टेनेंट मिला नहीं प्रॉपर्टी पे, दे वर ऑलरेडी गॉन। अच्छा। जाने से पहले वो कोई लाइट फिक्सचर नहीं छोड़ के गए, दीवारों में होल करके गए, और कई बार मिल जाते हैं आपको गलत लोग, है ना। तो और जो भी एक्सपेंसिव चीजें घर में लगी हुई थी, चाहे वो कर्टन रॉड्स हैं, चाहे वो फॉसेट्स हैं, चाहे वो लाइटिंग फिक्सचर्स हैं, वो सब उतार के लेके गए, मतलब, और साथ में जाने से पहले प्रॉपर्टी को डैमेज करके गए। तो उन्होंने, अच्छी बात थी इंश्योरेंस ली हुई थी, इट कॉस्टेड देम $67,000 टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी बैक टू नॉर्मल। और वो अच्छा था कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस ली हुई थी, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर नहीं पड़ा। Right. लेकिन इमेजिन कि अगर आपने ना लिए तो आपके ऊपर तो खड़े पैर आपके सिर पे पड़ा जी। तो इंसान को, हम लोग को सब कुछ देखना चाहिए कि बाय पेइंग स्मॉल प्रीमियम्स, हाँ जी, आप जो है यू आर बाइंग पीस ऑफ माइंड। वेरी ट्रू, बिल्कुल। हाँ जी। तो इसी चीज में क्या है, जैसे कि जब भी कोई घर आप लिस्ट करते हैं, राइट, हाँ जी, अगर घर वेकेंट है, हाँ जी, तो वेकेंट वाली भी इंश्योरेंस हो, हमें इंश्योरेंस कंपनी को अपडेट करना चाहिए कि मेरा घर सेल पे जा रहा है, राइट, वो घर वेकेंट होगा, तो उसके जो है अलग से टर्म्स कंडीशंस होती हैं। अच्छा। अगर किसी ने घर सेल पे लगा दिया है, घर खाली है, और वो वाली चेंज इंश्योरेंस नहीं की, जो भी इंश्योरेंस क्लेम है वो सारा वॉइड। ओह रियली? और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये आई वाज वेरी शॉक्ड, हाँ जी, जो मैंने पिछले साल प्रॉपर्टी बेची, तो ये 2 झटके ऐसे लगे, तो उससे क्लियर होगी कि जब लिस्ट भी करना है घर, तो क्योंकि हम सोचते थे कि शायद रियल एस्टेट एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे खुद ही इंश्योरेंस अपनी चेंज करवानी चाहिए, वेकेंट होम वाले। हाँ जी। तो वो उसमें क्या होता है कि मतलब कवरेज ऊपर नीचे होती है, क्योंकि वेकेंट हो गई ये प्रॉपर्टी, right, तो आपके कंटेंट्स कवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन बिल्डिंग कवर्ड होती है। बिल्डिंग कवर्ड हो गई जी, right? yeah. लेकिन अगर आपने अपडेट नहीं किया तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉडुलेंट, फिर वो तो मतलब क्लेम ही हमारा वॉइड हो गया, क्लेम वॉइड हो गया जी। उन्होंने बोला कि अच्छा 30 दिन से प्रॉपर्टी आपकी वेकेंट थी, तो मैंने बताया उनको हाँ जी, तो बोले कि नहीं, फिर देन इट्स, तो आपकी प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज हुआ था जिसकी वजह से आपको करेक्ट, या तो उसमें क्या हुआ, उस समय शायद थोड़ा ठंड का टाइम था जी, और पाइप बर्स्ट हो गए। ओह अच्छा, जो वाटर पाइप, वो वाटर पाइप बर्स्ट हो गए, पूरे घर में पानी आ गया, फ्लडिंग हो गई, रूफिंग गई, फ्लोरिंग गई, नहीं, इलेक्ट्रिकल जो है सारा सिस्टम उसे भी ठीक करना पड़ा, राइट। तो दैट वाज ह्यूज एक्सपेंस। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, रूफ्स एंड फ्लोरिंग, सारा आपको जो वेपर बैरियर है उसको ठीक करना पड़ा होगा। तो इतना बड़ा खर्चा ऑल ऑफ ए सडन जस्ट कुड हैव बीन अवॉइडेड कि अगर आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताया होता, राइट, कि यू आर पुटिंग योर हाउस ऑन सेल और वो वेकेंट होगा, राइट। कई बार हमें मालूम ही नहीं होता,
या हम दूसरे के ऊपर ब्लेम जल्दी डाल देते हैं कि शायद रियल्टर को बताना चाहिए। या तो मैं बोलूंगा कि रियल्टर की शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें जी जितनी होम ओनर की है, जी कि वो जो जिस कंडीशन में है होम उसके बारे अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपडेट करते जाएं। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स रियल्टर को आपके इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कैसे पता होगा, लेकिन इसलिए आप ही की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको अपडेट करें, लेकिन रियल्टर आपको एजुकेट कर सकते हैं। हाँ, वो वाला पॉइंट मैं मानता हूँ। हाँ वो जी, एजुकेशन मिल वो सकती आपको है, एजुकेट कर सकते क्योंकि हैं। हमें तो सपना नहीं आएगा कि हाँ इसमें हमें कॉल करना चाहिए या यहाँ पे तो चेंजेस करनी चाहिए। जी, तो वो बीइंग अ रियल्टर दे शुड बी अवेयर कि ऐसी चेंज आनी चाहिए Correct. एंड दे शुड लेट देयर क्लाइंट नो अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो ये बड़ी अच्छी बातें आपने हमसे कही है। इसके अलावा भी कुछ पता होना चाहिए एक होम ओनर को। ये हमने बायर के साइड की भी बात कर ली, हमने लिस्टिंग के साइड की भी बात हाँ, कर ली हाँ। कि जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज हो रहा है, आप घर को खाली करके जा रहे हैं, उसको सेल पे लगा रहे हैं, राइट, तो आपको अपने इंश्योरेंस को बताना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर में रहकर उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं तब तो कुछ नहीं, फिर कोई इशू नहीं है, फिर सेम स्टेटस, बिकॉज वो सेम स्टेटस है जी। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, राइट। जी। लेकिन आपको मालूम ही होगा कि जैसे हम होम इंश्योरेंस लेते हैं जी उसमें मतलब बहुत तरह के राइडर्स होते हैं, बहुत तरह की कवरेजेस होती हैं जी वो। इवन अभी के आजकल तो क्या है, जो नॉर्मल तो है ही है पेरेंट्स की कवरेज, राइट। जी कोई लॉस होता है, कुछ भी चीजें। जी अभी आजकल जो आ रही है नई नई जो पॉलिसी है उसमें आइडेंटिटी थेफ्ट आ रही है, साइबर क्राइम वाले भी आ रही हैं, जी right? वो सब चीजें इसमें कवर होती जा रही हैं। सो दैट्स वेरी गुड पॉइंट। अगर आप किसी ने नहीं ली वो पॉलिसीज तो उनके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। और बिना मतलब क्योंकि आजकल ये जो चीजें हैं साइबर क्राइम वाली जो ज्यादा प्रेवलेंट होती जा रही हैं। जी जी Right? बड़ी अच्छी बात है कि अगर इंश्योरेंस एजेंसीज भी अपनी पॉलिसीज को अपडेट कर रही हैं, हाँ, हाँ। इन सभी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर रही है, हाँ, रिकग्नाइज कर रही है, हाँ। एक्नॉलेज कर रही हैं, तो व्यूअर्स आई एम प्रिटी श्योर कि आपने इस सारी डिस्कशन से काफी कुछ सीखा होगा। अरविंद जी, जाते जाते कोई कहना चाहते हैं आप? एक चीज हमने अपने बोली थी मॉर्गेज डिफॉल्ट इंश्योरेंस, हाँ जी, राइट, हाँ वो जी। मैं बीच में पॉइंट मिस कर गया। वो जो है दैट इज जो जैसे CMHC है, right? हाँ जी, कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन, राइट या जेनवर्थ है या कनाडा गारंटी है, जी तो ये लोग क्या करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी डाउन पेमेंट दी है जी। होम ओनर ने, राइट, जी। होम बायर ने। जी अगर 5% दी है तो उसकी CMHC फीस ज्यादा होती है, बिल्कुल, 20% दी है तो वो ऑलमोस्ट काफी नेग्लिजिबल हो जाती हाँ है। जी ये जो मॉर्गेज डिफॉल्ट इंश्योरेंस है बिल्कुल अलग चीज है, जी, जो प्रोटेक्ट करती है जो बैंक को बैंक को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन पेमेंट कौन दे रहा है? होम ओनर दे रहा होम है। ओनर दे रहा है जी। सो मॉर्गेज डिफॉल्ट इंश्योरेंस का मतलब है अगर होम ओनर पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो जाता है जी तो फोरक्लोजर की सिचुएशन आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, जी, बैंक शुड गेट दैट मनी। या तो वो इंश्योरर जो है वो बैंक को कवर कर देगा, Correct. बैंक के पैसे लौटा देगा, हाँ जी, जबकि प्रीमियम जो है वो होम ओनर पे कर रहा है। होम ओनर पे कर रहा है। जी तो इसमें लास्ट जाते जाते मैं एक छोटी सी बात यही बोलूंगा, सॉरी टू कट यू, जी कि जो मॉर्गेज इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है, जी देखा जाए लोगों का तर्क ये है कि हमें क्यों चाहिए, है ना? जी और मेरा आंसर सिंपल सा है कि हाँ दोनों नहीं चाहिए। जी इफ यू डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, राइट राइट, अगर फैमिली की केयर करते हैं या अपने स्पाउस या बच्चों पूरी फैमिली में जो भी है, राइट, आपके उनकी केयर करते हैं, देन यू शुड गो फॉर दीज थिंग्स। और जो मेरे हिसाब से जो चीजें सामने आती हैं कि दोनों की जरूरत नहीं है, बट इफ यू केयर अबाउट फैमिली देन यू शुड टेक वन ईदर ऑफ दीज। राइट, एंड लाइफ इंश्योरेंस सीम्स टू बी चीपर एंड एक्सपेंसिव एंड हैविंग मोर बेनिफिट्स, चीपर एंड लेस एक्सपेंसिव एंड मोर मोर बेनिफिट्स, जी जी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग बेनिफिट नहीं है। एंड इट इज पोर्टेबल, करेक्ट, राइट राइट। सो मेरे ख्याल तो ये बहुत अच्छी डिस्कशन रही, थैंक यू सो मच। Yeah, welcome. आप बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हो, सो दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, वी रियली अप्रिशिएट दैट। तो व्यूअर्स, आई एम प्रिटी श्योर कि आपने इस बातचीत से होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, टाइटल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड और घरों से रिलेटेड जो भी बातचीत हमने की उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इसी के साथ आज का शो हम ख़त्म करते हैं। अगले शो में आपको फिर से मिलेंगे, आशियाना विद सोनिया शर्मा। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आपका दिन